अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। आज की वीडियो में आप सबको मैं सिखाऊंगी कि हम सर्दियों में रेज़न से काम कैसे करते हैं, और वो काम करके मैं आपको ये ट्रे कंप्लीट करके दिखाऊंगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आपको साइड पे ज्वेलरी नज़र आ रही है ना, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि क्योंकि हम डॉक्टर टेप वगैरह तो यूज़ कर लेते हैं, या जो हमारे पास यूवी टेप होती है ब्लू कलर की, लेकिन जब हम उसको रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास थोड़ी सी टेप रह जाती है उसके ऊपर, उसकी बैक पे, या फिर अगर हम डॉक्टर टेप रिमूव करें तो उसका सारा टेक्सचर उसकी बैक पे रह जाता है। तो उस टेक्सचर को हमने कैसे क्लियर करना है, कैसे ठीक करना है, वो मैं आप लोग को बताऊँगी, ठीक है। और तो मतलब मैं आपके साथ ये ज्वेलरी की मैंने फ़र्स्ट लेयर ना कंप्लीट कर दी हुई है। तो अब इसकी बैक पे मैं आपको उतार के तो बताऊंगी हम कैसे करेंगे। और दूसरी बात कि ये वाली जो ट्रे है ये मैं आपके साथ क्लियर मतलब बना के दिखाऊंगी। सिर्फ बेस मैंने इसकी रेडी किया है, जो वाइट कलर की आपको लेयर नज़र आ रही है ना, सिर्फ वो बेस मैंने रेडी की हुई है। और ये कस्टमर ने मुझे जो है सैंपल दिया था कि मुझे इस तरह की ट्रे चाहिए, सिंपल सी। तो सिंपल सा था। इनके हैंडल्स जो थे वो ब्रांच ट्री वाले हैंडल्स थे, नीचे क्रश ग्लास यूज़ होना था, और साइड पे 2 बुके आने थे। वो बुके कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने इसकी वाइट बेस की थी, सिंपल वाइट कलर की ना बेस। और इसके मतलब सिंपल इनका था कि सिर्फ सिंपल इनको नेम चाहिए थे, डेट वगैरह भी नहीं चाहिए थी, ना कोई आयत तर्जुमा वगैरह कुछ भी नहीं। मैंने कहा था सिर्फ उनको सेम ये रिंग बॉक्स, और रिंग बॉक्स जो है मतलब इसकी वजह से ये ट्रे बहुत एक्सपेंसिव पड़ गई थी। तो रिंग बॉक्स जो है वो मैंने पाकिस्तान से बाय नहीं किए थे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ शायद आपको लास्ट वीडियो में, जब मैंने टीमू का वो किया था होल शेयर आपके साथ। तो जो रिंग बॉक्स है वो मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे, ठीक है। तो टीमू से ऑर्डर करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो पाकिस्तान से मुझे एक बॉक्स है ना वो 1900 2000 2500 का एक बॉक्स मिल रहा था। और लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे टीमू से 1400 का एक बॉक्स मिला, मतलब 2800 के दोनों। तो मैंने तो फिर कस्टमर को मैंने यही कहा कि मैं यहाँ से आपको मंगवा दूँगी। कस्टमर ने वेट किया, कस्टमर ने मुझे पहले बता दिया, तो मैंने टीमू से ऑर्डर कर दिया, और 10-12 दिन के अंदर मुझे वो पार्सल रिसीव हो गया। तो मैं आपको जो है ना सारा करके दिखाऊंगी। अच्छा, इसकी मैंने वाइट बेस तो कर दी थी, लेकिन वाइट बेस करने के बाद ना मुझे हल्के से निशान नज़र आ रहे थे। तो अगर आपको इस कहीं से भी जो है ना थोड़े से निशान वगैरह नज़र आएँ तो आप उसको सैंड पेपर से क्लियर कर सकते हैं, या फिर अब अगर आपको काम करते हुए आपके कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह भी चला गया, या कोई भी चीज़ अंदर चली गई है आपकी फर्स्ट लेयर के अंदर, तो आपने उस वक्त नहीं छेड़ना। अगर आपको पता चल गया ना कि आपकी लेयर हार्ड हो गया, तो आपने उस वक्त बिल्कुल भी नहीं छेड़ना उसको। आपने उसको बिल्कुल ड्राई होने का वेट करना है। 24 घंटे के बाद जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर आपने सैंड पेपर से करके, और हाँ, सैंड पेपर से जब आपने उसको करना है तो जो हमारे पास छोटे छोटे ना पार्टिकल्स वगैरह, या फिर जो हमारे पास रेज़न डस्ट होती है वो रह जाती है। तो अगर हम उसके ऊपर ही लेयर कर देंगे तो वो सारी डस्ट रेज़न की लास्ट लेयर के ऊपर आ जाएगी, और वो हमारा काम जो है ना उसमें ज़्यादा शाइनिंग नहीं आएगी। तो आपने जब भी सैंड पेपर यूज़ करना है उसके बाद आपने किसी भी कपड़े से या टिशू से आपने उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना। देखें अब जो है ना वो निशान वगैरह नहीं नज़र आ रहे। और ये जो आपको सैंड पेपर की लाइंस नज़र आ रही है ना, ये हमारा रेज़न डालते साथ ठीक हो जाता है, तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ना क्योंकि स्टिकर्स वगैरह लगाने थे, नीचे क्रश ग्लास रखना था, तो मैं एक दफ़ा जो है ना काम करने से पहले स्टिकर्स वगैरह या फिर इस तरह से जो भी चीज़ मैंने लगानी हो ना वो एक दफ़ा मैं रख के देख लेती हूँ, क्योंकि ये ना हो कि मैं उसके लिए स्पेस कम छोड़ दूँ और बाद में जब मैं लगाने लगूँ तो मुझे स्पेस कम मिले और सारी चीज़, मेरी मेहनत भी ज़ाया हो जाए और चीज़ भी ख़राब हो जाए। क्योंकि टाइम भी हमें जो है ना मिनिमम लिमिटेड टाइम ही मिलता है अक्सर, क्योंकि इस ट्रे को बनाने के लिए ऑलमोस्ट मैंने जो है ना रिंग बॉक्स का ही काफ़ी वेट किया। और रिंग बॉक्स का वेट मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं एक दफ़ा रिंग बॉक्स को रख के कि उसका साइज़ छोटा आएगा, पता नहीं भरा आएगा किस तरह का आएगा, तो रिंग बॉक्स को रख के उसके बाद में उसकी जो है एक्रेलिक, अच्छा इसके लिए मैंने विनाइल स्टिकर्स नहीं चूज़ किए, इसके लिए मैंने एक्रेलिक चूज़ किए थे। तो मैं चाहती थी कि मैं एक दफ़ा रिंग बॉक्स को रखूँ, एक्रेलिक को रखूँ, नीचे क्रश ग्लास लगा के चेक करूँ, हैंडल्स लगा के चेक करूँ कि मैंने जब लेयर करनी है तो मुझे पता चल जाए कि मैंने हाँ एक्रेलिक किस पोजीशन में रखनी है, क्रश ग्लास किस पोजीशन में रखनी है, और ऊपर मैंने रिंग बॉक्स के लिए स्पेस छोड़नी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो मैं सारा लगा के चेक कर रही थी। और उसके बाद अच्छा ये यहाँ पे ना दूसरी बात मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बताऊँ। अब जो एक्रेलिक है ना वो आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। साइड पे तो हमारे हैंडल्स आ जाएंगे। जो हमारी एक्रेलिक होती है ना उसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने वो एक्रेलिक फर्स्ट लेयर पे, मतलब जैसे विनाइल स्टिकर्स लगाते हैं वैसे आपने लगाने हैं, या फिर बिल्कुल लास्ट लेयर पे पोर करना है। तो मैंने कहा था कि मैं जो है ना जैसे विनाइल स्टिकर्स लगाते हैं वैसे ही करूँगी, बस ये है कि एक्रेलिक की थोड़ी सी 3D लुक आ जाती है, और थोड़ा सा क्योंकि ऊपर हमें नज़र आ रहा होता है उसका ना शेड पड़ रहा होता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो मैंने एक्रेलिक यूज़ किए थे, ठीक है। और रिंग बॉक्स रखने के साथ ही जो है ना वो मैंने एक्रेलिक लगाने के बाद फ़ौरन फिर मैंने रिंग बॉक्स रिमूव कर दी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इस स्पेस में, और फिर उसके बाद रिंग बॉक्स को आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना क्योंकि आपके रेज़न वाले हाथ होते हैं,
तो बॉक्स के ऊपर कहीं से भी रेज़न वगैरह वाले हाथ लग जाए तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। और एक्रेलिक के ऊपर हमेशा ना एक ट्रांसपेरेंट सी शीट होती है, वो आप उतार लेना, ये ना हो कि वो आप भूल जाए उतारना, ठीक है। तो अच्छा जी, मैंने यहाँ पे वो भी उतार दी थी। और अब मैं आपको ना दिखाती हूँ ये अपनी ज्वेलरी। ये मैंने ज्वेलरी जो है वो मैंने रेडी कर ली थी, ठीक है। तो अब मैं आपको हैंडल्स, अच्छा यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मैं जब हैंडल्स लगती हूँ ना, क्योंकि हैंडल्स, ये वाले जो हैंडल्स हैं इनका कभी कभी वेट नहीं हो रहा होता, तो मैं पहले करती थी कि जो हमारे पास वो क्लिंग रैप होता है ना प्लास्टिक का, उसको मैं चढ़ा देती कि अगर इन केस काम करते हुए मेरे से वो हैंडल्स रेज़न के अंदर गिर जाता है तो मेरा हैंडल ख़राब ना हो, क्योंकि ये हैंडल्स मतलब आप लोग को पता ही होगा कि पहले से ही बहुत एक्सपेंसिव होते हैं हैंडल्स। तो मैंने इस दफ़ा क्या किया था, जो हमारे पास वो होती है ना, क्या होता है, हाँ जी याद आ गया, लेटेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगाया है लेटेक्स। लेटेक्स लगा के आपने, ये होता है कि ये हमारे पास ना उतर जाता होता है बिल्कुल रबड़ की तरह। ये मैं आपको भी बाद में भी लगाना बताऊँगी ज्वेलरी पे जब हमने काम करना है उसकी बैक साइड पे। अच्छा, जो लेटेक्स था ना वो बिल्कुल जो नीचे वाली एरिया था ना, जहाँ पर मैंने क्या नाम है, रेज़न जिसके अंदर जाना है, मतलब जो नीचे वाली उसकी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे पास वो हुक्स वगैरह भी लगते हैं, तो जो चीज़ रेज़न के अंदर जानी थी उसके ऊपर से मैंने लेटेक्स रिमूव कर दिया था, बाकी सबके ऊपर मैंने लेटेक्स रहने दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग को मेन बात जो है ना वो मैं सिखाना चाह रही हूँ कि जो सर्दियों में हमने काम करना है वो हमने कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने नीम गर्म पानी किसी भी बर्तन में ले लेना है। मैं ज़्यादा ये वाला बर्तन यूज़ करती हूँ, तो मेरे बर्तन को जज ना करना प्लीज़, क्योंकि ये जो है ना ये सिर्फ मैंने रेज़न वाले पर्पज़ के लिए ही रखा हुआ है, या फिर डबल बॉयलर हीट मेथड जो मैं कैंडल्स बनाती हूँ उसके लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसमें जो पानी लेना है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं लेना, आपने हॉट वाटर नहीं लेना, वार्म वाटर लेना है। इतना पानी लेना है कि जो आपकी उंगली है ना वो उस पानी को बर्दाश्त कर सके। हमारी जो मतलब हम फिंगर रख के आप चेक कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा वार्म आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्म पानी रख देंगे तो बॉटल्स जो हैं वो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, तो वो डी शेप हो जाएंगी, बॉटल की शेप सारी ख़राब हो जाएगी, बाद में वो खड़ी भी नहीं होंगी सही से, और क्या नाम अजीब सी ना वो हो जाती होती है, क्योंकि शुरू में मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब यहाँ पे ये रेज़न जो है ना, ये आप लोग को ना बहुत थिक रेज़न, क्योंकि सर्दियों में इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हाई हो जाती है, मतलब काफ़ी थिक हो जाता है सर्दियों में, और इसी वजह से जो है ना मिक्सिंग करने में मुश्किल होती है। अगर आप एग्जांपल लें कि शहद को आपने मिक्स करना हो या शहद के अंदर कोई कलर मिक्स करना हो तो कितनी मुश्किल होती है, आपको हैंड पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो है ना नीम गर्म पानी के अंदर हम रेज़न और हार्डनेट दोनों की बॉटल्स को 10 से 15 मिनट आपने काम करने से पहले रख लेना है, ठीक है। अब ये जो है ना इसकी, अब देखें ये अच्छा, ये वाला रेज़न जो है ना ये बिल्कुल खाली होने वाला था, ऑलमोस्ट एंड पे था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करके बता रही हूँ कि इस तरह से पहले जो है उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है और फिर रखने के बाद कम हो जाती है, ठीक है। और ज़्यादा गर्म पानी में भी नहीं रखना, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात कि आपने हीटर लगा के काम करना है, मतलब कि जब भी आपने काम करना है, क्योंकि अगर आप चाहे बॉटल्स को आप वार्म वाटर में रखें, लेकिन अगर आपने हीटर लगा के काम नहीं किया, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, रेज़न जो होता है ना उसकी मिनिमम जो टेम्परेचर होता है ना, वर्किंग टेम्परेचर जो हमारे लिए उसकी फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 23 से 25-26 डिग्री तक, ठीक है। और सर्दियों में जो है ना वो हमारा टेम्परेचर 10-12 इतना चला जाता है, जिसकी वजह से जब हम रेज़न का काम करते हैं, पहले तो हमने पानी में उस रेज़न को रखा होता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो है ना हम उसको जैसे ही मिक्सिंग करने के बाद मोल्ड के अंदर डालते हैं, दोबारा से जो है टेम्परेचर हमारा लो हो जाता है, ठीक है, 10-12 पे आ जाता है, जिसकी वजह से रेज़न के ऊपर वो अकड़ी अकड़ी सी अजीब सी स्किन जैसी है जो है ना लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, और रेज़न हार्ड भी सही से नहीं होता। तो आपने जब भी काम करना है, काम करने से पहले आपने हीटर लगा लेना। अगर गैस का प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिक हीटर लगा लें। मैं भी इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। मैंने दरअसल सिर्फ ओनली 1100 का बाई किया था इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, और वो बहुत अच्छा काम करता है। मतलब उसके 2 रोड है कि अगर आपने एक रोड चलाना है और दूसरा बंद भी कर सकते हैं और दोनों भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं, इनका आपने सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है काम करते हुए, फिर आपकी चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हीटर पहले आपने चला लेना, ताकि उससे ये होगा कि जो आपका टेम्परेचर होगा वर्किंग मतलब स्पेस पे जहाँ पर आप काम कर रही हैं उसका टेम्परेचर तकरीबन 20-22 डिग्री इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने रेज़न भी आपने गर्म किया हुआ है तो आपका रेज़न मिक्सिंग में भी आसानी होगी और आपके बबल्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। इसको पानी में रखने से ये होता है कि जब आप मिक्सिंग करते हैं आपकी, क्योंकि वो लिक्विड में आ जाते हैं दोबारा उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, तो मिक्सिंग में हमें आसानी होती है, हमारे बबल्स बहुत कम बनते हैं, तो फिर हम जो भी कलर्स वगैरह भी मिक्स करते हैं वो भी आराम से मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताऊँगी, क्योंकि रेज़न को हमने गर्म पानी में रखा होता है, हम मिक्सिंग भी उसकी कर रहे होते हैं, हीटर भी हमने चलाया होता है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमारा रेज़न जल्दी हार्ड हो जाता होता है, ठीक है।
तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में रेज़न यूज़ कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भरे कप का यूज़ करें या किसी बाउल के अंदर रेज़न को मिक्स करें, क्योंकि सरफेस एरिया जब ज़्यादा होता है तो रेज़न जल्दी हार्ड नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कप के अंदर अगर वही जो रेज़न है वो 15 मिनट पड़ा रहेगा तो उस रेज़न को कुछ भी नहीं होगा, वो रेज़न हार्ड होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वही रेज़न हम मोल्ड के अंदर डाल दें तो वो तकरीबन 10 से 12 घंटे लेता है हार्ड होने के लिए। तो यही जो है ना, क्योंकि उसका मोल्ड के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और कप के अंदर सरफेस एरिया कम होता है। तो अगर आप ज़्यादा रेज़न मिक्स कर रही हैं, जैसे क्लॉक्स वगैरह, रिहाल वगैरह बना रही हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने भरे कप यूज़ करने हैं या फिर भरा जो है ना किसी भी बॉल वगैरह में अपने रेज़न को मिक्स करना है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैंने रेज़न की बॉटल को रख लिया। उसके बाद मैंने जब रेज़न, जैसे सिंपल मैंने रेज़न 120 ग्राम ले लिया और हार्डनर जो है उसका हाफ 60 ग्राम ले लिया और उसको मैंने मिक्स बिल्कुल भी नहीं किया। उसको मैंने नीम गर्म पानी में उसी वार्म वाटर में रख देना। अगर वो पानी ठंडा हो गया तो उसको थोड़ा सा दोबारा गर्म करके वार्म वाटर में रख लेना और फिर मिक्सिंग भी, मतलब फिर रखने के बाद 5 मिनट रखने के बाद फिर मैं मिक्सिंग करूँगी आराम से, जो मेथड मैंने पहले बताया हुआ है। एक ही डायरेक्शन में मैंने मिक्स करना है, यही नहीं करना कि कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरे डायरेक्शन में, और अंडे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं फेंटना इसको, ठीक है। वो तो आराम से जब आप मिक्सिंग करेंगी तो आपके रेज़न में बबल्स बहुत कम बनेंगे, आपका रेज़न जो है क्रिस्टल क्लियर होगा। ये देखें, ये मैंने मिक्स किया बहुत मिनिमम, और ये जो बड़े बबल्स होते हैं ना, ये आराम से जो है ना हीट गन से या फ्लेम टॉर्च से आराम से पॉप हो जाते हैं। जबकि जो हमारे रेज़न, अगर हम ऐसे रेज़न को गर्म पानी में रखे बगैर या फिर जो भी ये कप को रेज़न में गर्म पानी रखे बगैर अगर हम मिक्स करेंगे तो बहुत स्मॉल बबल्स बनते हैं, जो कि बबल्स बाद में पॉप नहीं होते और उसकी वजह से जो है हमारी काम में भी फिनिशिंग नहीं आती और बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ना, क्योंकि मिक्सिंग आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट करनी ज़रूरी होती है। अगर आप मिक्सिंग सही से नहीं करेंगे तो भी आपकी चीज़ जो है सही से ड्राई नहीं होगी, तब भी फ्लेक्सिबल थोड़ी चीज़ रहेगी, ठीक है। तो मिक्सिंग आपने बहुत आराम से एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ी सी स्पीड में किया होता है, तो आप ये मत समझना कि मैं बहुत स्पीड में जो है ना मिक्सिंग कर रही हूँ, ठीक है। और इस तरह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट लेयर करनी थी और मैंने बाकी आपको चीज़ें बता दी कि कैसे मैंने हैंडल के ऊपर लेटेक्स लगाया है, कैसे मैंने स्टिकर्स को सेट किया, स्टिकर्स ही, ठीक है, स्टिकर्स को सेट किया। और उसके बाद जो है ना रेज़न को मैंने इसके ऊपर जो है पोर करना शुरू कर दिया। पोर करने के बाद आपने हैंडल्स को ना पहले रख के देख लेना कि किस पोजीशन पे उसकी जो है ना बिल्कुल लेवल पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने हैंडल्स को रखने के बाद स्केल की हेल्प से भी देख लेना है कि दोनों हैंडल्स एक दूसरे के इक्वल में। अब जैसे अब हैंडल गिर गया, अगर ये हैंडल रेज़न के अंदर गिर जाता तो कितना नुकसान होता हमारे हैंडल्स के ऊपर सारा रेज़न लग जाता। अभी अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी रेज़न लगेगा तो वो जब मैं लेटेक्स रिमूव करूँगी ना तो वो उसके ऊपर से ही आराम से रिमूव हो जाता है, ठीक है। और हीटर मैंने आपको दिखा दिया जिस हीटर के साथ मैं काम करती। और यहाँ से मैं फ्लेम टॉर्च से सारे जो छोटे छोटे हमारे बबल्स हैं फ़ौरन में रिमूव नहीं करती, मैं तकरीबन 5 मिनट का वेट देती हूँ, क्योंकि जो कुछ बबल्स होते हैं वो खुद पॉप हो जाते हैं और कुछ बबल्स है ना जो मतलब हमारे पास सरफेस में नीचे होते हैं तो वो आहिस्ता ट्रैवल करके ऊपर आ जाते हैं, सरफेस एरिया के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। तो फिर मैं उसको तब जो है ना वो ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना वो मैं क्रश ग्लास लगा रही थी, ठीक है। कस्टमर की डिमांड थी कि क्रश ग्लास उनको थोड़े से ज़्यादा चाहिए, तो रेज़न को पोर करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे क्रश ग्लास जो है ना नीचे वाली बॉटम वाली साइड पे क्रश ग्लास लगा रही हूँ, ठीक है। क्रश ग्लास लगाते हुए भी आपने ख्याल रखना है कि कहीं भी सेंटर वगैरह पे या ऊपर जो है ना हमारा क्रश ग्लास कहीं से ना रह जाए, नहीं तो वो ड्राई होने के बाद ना वो वहाँ से आपको क्रश ग्लास नज़र आएगा और वो जो है ना मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो काम आपने अगर कहीं भी गिर गया, मतलब अगर मेरा सेंटर में गिरा भी था तो मैं साथ फोकस करती गई और मैं साथ जो है ना उसको मैं नीचे बॉटम तक लाती रही, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से जो है ना क्रश ग्लास को फिर मैंने रखा। और अगर आपने ज़्यादा लेयर करनी है तो मैंने क्या किया कि वही रेज़न जो है वो मैंने थोड़ा सा क्रश ग्लास के ऊपर थोड़ा सा रखा, ताकि उसके ऊपर जब मैं क्रश ग्लास रखूँ तो वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए, ठीक है। और इस तरह से जो है ना वो हम सारे क्रश ग्लास को अपना लगा लेंगे। अच्छा, कलर जो है ना वो आपने देखा होगा सैम्पल के ऊपर कलर था, लेकिन अभी मैंने इसको कलर नहीं किया। कलर भी मैं आपको बता दूँ कि कैसे मैंने कलर बनाया और कैसे मैंने कलर और कब कलर मैंने इसको करना है, ठीक है। अभी मैंने कलर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर मैं अभी भी मैं कलर करती हूँ ना, अब कलर करती हूँ खास तौर पे, तो वो कलर फैल जाएगा। और दूसरी बात कि अगर मैंने ना कलर किया भी हुआ है पहले से, तो मुझे लगता था कि जो बिल्कुल लास्ट लेयर पे कलर होता है ना, बिल्कुल मतलब कि ट्रे हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और तब जो है मैं वर्निश के अंदर फ्लोटिंग पाउडर ऐड करके जो मैं कलर बना के करती हूँ उससे ज़्यादा अच्छी लुक आती है। इसीलिए अब मैं जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं वो वाली लुक जो है ना वो मैं करूँ इसके ऊपर। अच्छा जी, तो अब जो है ना वो मैंने जो आपको ज्वेलरी बताई थी उसके भी फाइनल लेयर होने वाली थी। जो फ्लोरल ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई थी ना,
कि जिसकी मैं बैक ठीक करके आपको दिखाऊंगी, उसकी भी फाइनल ईयर होने वाली है। तो और ये वाला था एक सिल्वर कलर का बहुत प्यारा पेंडेंट मुझे लग रहा था, मतलब इसकी बेस पूरी थी। और ये मैंने बाय द वे अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे। अब तो पता नहीं अली एक्सप्रेस से शॉपिंग होती भी है या नहीं, लेकिन मैंने वहाँ से मंगवाए थे। इसका ये था कि मैंने जो पर्पल वाली लेयर थी वो मैंने पहले डाल ली थी, और फिर मैंने इसका वेट किया। वेट करने के बाद मैंने ट्रांसपेरेंट लेयर डाली, और जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, बहुत छोटे वाले अनालेस वाले फ्लावर नहीं, दूसरे फ्लावर थे ये, ठीक है। तो वो वाले फ्लावर रख के, और कहीं कहीं जो है ना वो मैंने जो हमारे पास गोल्ड फॉइल होता है ना वो मैंने रख दिया था, ठीक है। और फिर मैंने इसको जो है ना वो मैंने ड्राई होने का टाइम देना था। फिर ये जब ड्राई होगा फिर मैं इसकी ठंड लेयर करूँगी। तो मतलब इस एक पेंडेंट पे 3 दिन लग गए आराम से। और बाकी जो पेंडेंट्स है, क्योंकि उसकी मैंने बेस पे सिंपल ट्रांसपेरेंट लेयर करके उसके बाद मैंने फ्लावर्स वगैरह ऐड किए हुए थे और वो बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। तो उसके ऊपर जो है ना वो मैंने इसकी फाइनल लेयर करनी थी, ठीक है। और अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमने स्टिकर्स कब लगाने हैं, ठीक है। तो स्टिकर्स अगर आपने फ्लावर के ऊपर डायरेक्ट स्टिकर्स नहीं लगा सकते, उससे ये होता है अगर आप डायरेक्ट, क्योंकि वो स्टिकी हमारे पास होता है ना, तो जब हम उसके वो फ्लावर के ऊपर डायरेक्ट लगाएंगे तो वो मे बी के स्टिकर उतारते हुए हमारे फ्लावर की कोई पेटल उतर जाए। तो आपने स्टिकर वाला जो है ना वो ऐसे नहीं लगाना, आपने ऐसे करना है कि अगर आपने फ्लावर के ऊपर ना जब फ्लावर वाली लेयर बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो उसके ऊपर आपने बहुत बारीक सी लेयर करनी है, ठीक है। और फिर आपने उसको ड्राई होने का टाइम देना है। फिर जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर उसके ऊपर आपने स्टिकर लगाना है। फिर उसको जो है ना आपने लास्ट लेयर करनी है, ठीक है। इस तरह करके आपने फ्लावर वगैरह करना है। और आपको अगर छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से बना रही है ना, तो आपने कोई भी टूथपिक वगैरह यूज़ कर लेनी, या फिर ये सिलिकॉन का ब्रश यूज़ कर लेना। मेरे पास सिलिकॉन का ब्रश है, तो मैं अक्सर जो है ना ज्वेलरी वगैरह में रेजन को मूव करने के लिए मैं सिलिकॉन का ब्रश यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना कहीं से भी मैंने वो नहीं लगाने थे स्टिकर्स वगैरह, तो इसको मैंने डायरेक्ट जो है फर्स्ट लेयर में मैंने फ्लावर्स वगैरह किए, उसको मैंने ड्राई किया अच्छी तरह से, और फिर मैंने जो है ना इसके ऊपर फाइनल लेयर कर दी। फाइनल लेयर भी मैंने वही वाला सिंपल एपॉक्सी रेजन यूज़ किया, यूवी रेजन यूज़ नहीं किया। मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती यूवी रेजन को, बहुत अर्जेंट कोई काम हो तो मैं यूवी रेजन यूज़ करती हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ना एपॉक्सी रेजन यूज़ करती हूँ, क्योंकि एपॉक्सी रेजन एक तो उसकी शाइनिंग ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है जब वो ड्राई होता है। हाँ, आपने मिक्सिंग अच्छी से करनी है, फिर आपकी शाइनिंग भी अच्छी आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना इसकी मैं फाइनल लेयर सारी की करी। हर्ट वाला जो है ना वो मैंने बातें बनाया था बाय द वे। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना गिव अवे का कहा है, तो वो गिव अवे जो है ना चीज़ें मैंने डिसाइड की है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने डिसाइड किया कुछ कैंडल्स, मतलब और 3-4 विनर्स होंगे, तो उन सबको। और जैसा मैंने अपने लिए वो टीमू से चार्जर का प्रोटेक्टर मंगवाया हुआ ना पिंक कलर का, तो जो विनर होगा अगर उसके पास आईफोन होगा तो उसके लिए जो है ना वो मेरा चार्जर का प्रोटेक्टर भी मैं उसको सेंड करूँगी, उस तरह का जिस तरह का मैंने अपने लिए मंगवाया था। साथ मैंने कैंडल्स रखी हैं, और इस तरह के फ्लोरल वाले ना मैं सोच रही थी कि पेंडेंट्स हो जाए, और एक आधी चीज़ जो है ना वो मैं खुद ऐड करूँगी, और ठीक है। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट वाली वीडियो में कि मैंने जो है ना क्या अपनी जो गिव अवे है उसके लिए मैंने क्या क्या रखा है। और मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि मैं गिव अवे के लिए अपने कौन कौन से रूल्स रखूँ, क्योंकि ये यूट्यूब है, इस पर ये भी नहीं कह सकते कि जो कमेंट करेगा या फिर जो फॉलो करेगा उसको मैं इस तरह का दूँगी, क्योंकि कमेंट्स वगैरह पे डायरेक्ट जाके आप उसकी आईडी पे नहीं जा सकते। तो मैं सोचती हूँ कुछ रूल्स वगैरह फिर मैं आपको कंफर्म ना अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट डे जो है ना उसकी फाइनल ईयर क्योंकि मैंने कर दी थी सारी, तो वो नेक्स्ट डे जो है ना वो हमने सबको टेप से रिमूव कर दिया। टेप से रिमूव करने के बाद ना आपको इसकी बैक से टेप वाला टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर ट्रांसपेरेंट रेजन पोर किया था, तो मुझे लग रहा था वो पीछे से थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी मुझे ना ब्लड लेयर नज़र आ रही थी, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा था कि मैं इसके टेक्स्चर को ना ठीक करूँगी अच्छी तरह से। लेकिन आपने ठीक कैसे करना है, तरीके से करना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप इसकी सेकेंड लेयर पर जब काम करें तो फर्स्ट लेयर पर कहीं से रेजन लग जाए या रेजन वाले हाथ लग जाए, तो आपकी वो चीज़ ख़राब हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेटेक्स का यूज़ बताऊंगी। सबसे पहले तो हम इसकी जो है ना सारे पेंडेंट्स को टेप से रिमूव करेंगे, और देख लें कि मेरा एक भी जो है लॉकेट है ना वो लीक नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेरे डॉक्टर टेप होती है, डॉक्टर टेप से जल्दी लीक नहीं होती चीज़, ठीक है। और ये वाला जो हर्ट वाला पेंडेंट था इसकी मैंने फर्स्ट लेयर करके वो आप लोगों ने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो मैंने दिखाया था कि उसकी मैंने फर्स्ट लेयर जो थी ना बेस लेयर, वो मैंने वाइट कलर के की थी मीका कलर से। तो उसकी अभी सेकंड लेयर होनी थी, तो इसलिए मैंने उसको टेप पे रहने दिया। बाकी जो है ना इसका बैक पे टेक्सचर आप नज़र आ रहा होगा कि वो कितना अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसकी फर्स्ट पे भी जो शाइनिंग है तो उसको बचाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेटेक्स का यूज़ करूँगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हैंडल्स हैं, हैंडल्स को मैंने जब बचाने के लिए गंदे हाथ वगैरह रेजन के हाथ, क्योंकि उसको ना कभी कभी सेट करते हुए लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसकी फ्रंट वाली लेयर पर ना जो चीज़ आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई उसके ऊपर आपने लेटेक्स को अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। लेटेक्स को अप्लाई करके ना आपने सबके ऊपर छोड़ देना उसको, ठीक है। लेटेक्स काफ़ी मतलब 350-400 तक की आपको बॉटल मिल जाती है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यकीन करें, अगर आप रेजन आर्टिस्ट हैं ना तो एक लेटेक्स की बॉटल को मेरे कहने पे ले लें, ठीक है।
बाद में आप मुझे दुआएं देंगी कि आपके इस लेटेक्स की वजह से जो है ना आपकी मेहनत भी काफ़ी बचती है और आपकी चीज़ भी ख़राब नहीं होती। इस तरह से आपने लेटेक्स की ना एक बड़ी सी आप मतलब इतनी लेयर कर लेनी है कि और जल्दी जल्दी इसको लगाने, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता होता है, ठीक है। और ये जो हमारी फिंगर पे मेरा लग गया है ना, ये बाद में आराम से जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ की तरह जो है ना वो उतर जाता होता है। तो इस तरह से आपने सारे जितने भी पेंडेंट्स हैं ना उसकी क्या नाम है, जहाँ पे मतलब जो बिल्कुल रेडी हो गई है वो वाली लेयर के ऊपर ना, जिस लेयर को लेटेक्स आपने अप्लाई करने प्रोटेक्ट के करना है बाद उस लेयर के ऊपर आपने आपने लेटेक्स उसको अप्लाई कर ड्राई होने देना का है। टाइम देना। जब ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर आपने उसकी बैक साइड से जो सैंड पेपर होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में रेगमार कहते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, इसमें काफ़ी होते हैं, वो ना सैंड पेपर का वो होता है, कोड होता है, तो आप कोई भी कोड ले लेना, ठीक है, कोशिश करना छोटा वाला हो, ठीक है। और आपने उसको इस तरह से उसकी बैक साइड से अच्छी तरह से उसकी सैंडिंग करनी है। उसकी सैंडिंग करने से ये होगा, जो टेक्सचर टेप वाला टेक्सचर उसकी बैक साइड पे आया होगा ना, वो वाला टेक्सचर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आपको लग रहा होगा उस वक्त कि आपने अपनी चीज़ को ख़राब कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपने वो चीज़ को ख़राब नहीं किया, आपने अपनी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसको अच्छी तरह से उसकी सैंडिंग करनी है, जितनी आप कर सकते हैं, ठीक है। सैंडिंग करने के बाद अब हमने उसको जो है ना उसकी बैक साइड पे मतलब रखना है, जो उसकी वो सॉरी लेटेक्स वाली साइड है ना, उसको हमने बैक साइड पे रखना है, नीचे वाली साइड पे, ठीक है। और जिस जगह पे हमने सैंडिंग की है उसको ऊपर रखना है, और उसके ऊपर हमने जो है रेज़न को पोर करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि आपने ज्वेलरी के ऊपर जो भी रेज़न की लेयर करनी होती है, आपने सबसे पहले मिक्सर बना लेना है। जैसे कि कोई भी आप अगर आप 10 ग्राम रेज़न का और 5 ग्राम हार्डनेट का मिक्सर बना रही हैं, ठीक है। मिक्सर बनाने के बाद आपने उस मिक्सचर को, एक तो तरीका आपने वही इस्तेमाल करना है सर्दियों में अगर बना रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया गर्म पानी वगैरह करके बॉटल्स को वैसे रख के, और मतलब और फिर रेशो भी आपने जो है ना प्रॉपर रखनी है अपनी चीज़ की, ठीक है, क्योंकि अगर आपका रेज़न ज़्यादा हो जाता है तो उसमें आपकी चीज़ नरम नरम बनेगी और आपकी वो लास्ट लेयर उसकी अच्छी तरह से ड्राई नहीं होगी। और अगर हार्डनेस ज़्यादा हो जाता है तो वो ना बहुत जल्दी या तो उतर जाता होता है उसकी लास्ट लेयर से, क्योंकि वो हार्ड हो गया, ठीक है। या फिर जो है ना मोल्ड में अगर मैं आपको बताऊँ काम करें तो हमारा मोल्ड ख़राब हो जाता है, सारा मोल्ड स्टिक हो जाता है अच्छी तरह से, और जब हम उतारने लगते हैं तो हमारा मोल्ड ही टूट जाता है। तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारा उसमें हार्डनेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी, लास्ट लेयर करने से के लिए आपने ये करना है कि जब आपने मिक्सचर बना के अपना रख लिया है तो उस मिक्सचर को तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट जो है ना वो अपने कप के अंदर ही रखे रहने देना है। उससे ये होगा, मिक्सचर तो आपका वैसे ही ट्रांसपेरेंट बन गया, ठीक है। मिक्सचर रखने से ये होगा कि जो मिक्सचर पूरा रेज़न और हार्डनर का मिक्सचर होगा ना, वो थोड़ा-सा हार्ड होना शुरू हो जाएगा। हार्ड होने के बाद ये होगा, जब आप मिक्सचर की उसकी ऊपर लेयर करेंगी, तो वो लेयर साइड से जल्दी नहीं गिरेगी, उसके ऊपर स्टे करेगी। अच्छा जी, तो चीज़ बनाने के बाद मैं अपनी सारी चीज़ों को, जितनी भी रेज़न की चीज़ होती हैं, उसको मैं इस तरह से वाइट कलर के एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख लेती हूँ, स्टायरोफोम का। अभी आपको ना किसी भी मार्केट वगैरह से मिल जाएगा। तो आपने गर्मियों में काम कर रहे हैं या सर्दियों में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, आपने अपनी चीज़ को बनाने के बाद इसके अंदर रख देना। एक तो इसके अंदर टेम्परेचर का ज़्यादा वो नहीं होगा, गेम नहीं चलेगा, ना ज़्यादा हो रहा होगा ना कम हो रहा होगा। जिस टेम्परेचर पे हम रखेंगे ऑलमोस्ट उसी टेम्परेचर पे रहेगा, ठीक है। और उसका ये भी फ़ायदा है कि इसके अंदर हमारे कोई एयर बबल्स वगैरह नहीं जाएंगे, ठीक है। और फिर रखने के बाद अगले दिन, या मैं आपको दिखा रही थी, मैंने ना उससे अगले दिन उसका ज्वेलरी का काम कर दिया था और थर्ड डे पे मैंने इसका काम किया था, ठीक है। क्योंकि इसके ऑर्डर जो था वो मैं ये कह रही थी कि अच्छी तरह से ड्राई हो जाता, तो मुझे सेकंड डे पे का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने इसके जो ट्रे हैं वो मैंने थर्ड डे पे किया था कंप्लीट। अब जो इसके कॉर्नर्स पे जितने भी मुझे वो लग रहे थे ना कि अच्छी तरह से क्लियर नहीं है इसकी, या इसके एजेस को स्मूथ करने वाली थी, तो उसको मैंने डीबरिंग टूल से अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया। और स्मूथ करने के बाद उसकी बाउंड्री देने के लिए मैंने गोल्डन मार्कर का यूज़ किया। मैं सकूरा मार्कर का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और उसी दिन जो है मेरी जो है पेंडेंट्स वो भी बिल्कुल रेडी हो गए थे, उसकी फ़र्स्ट लेयर भी और उसकी लास्ट लेयर भी। उसके ऊपर से आपने बस लेटेक्स को रिमूव कर देना फिर, ठीक है। बैक साइड तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया उसकी रेजिन की लेयर करके, और फर्स्ट तो हमारी पहले से तैयार थी। अच्छा जी, इस ट्रे की जो आप खूबसूरती बढ़ाएंगे ना, वो ये बनाएंगे बुके, जो छोटे छोटे से आपको फ्लावर्स वाले नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले। अब क्लाइंट ने मुझे कहा था कि मुझे जो है 2 बुके चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको 2 बुके बना दूँगी। क्योंकि दूसरी साइड पे सीज़र थी, तो उन्होंने कहा था सीज़र नहीं, मुझे बुके चाहिए। और ट्रे उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी ही इससे मिलती-जुलती और इस तरह की ही चाहिए मुझे। तो अब हम बनाते हैं अपनी क्लाइंट के लिए बुके। इसमें था बेबी ब्रेथ फ्लावर से वाइट कलर के, ठीक है, और उसके ऊपर ये ग्रीन कलर का लीफ लगा हुआ था। मेरे पास एक ही लीफ था, लेकिन शुक्र है कि उसकी थोड़ी सी लेंथ थी, तो मैंने उस लीफ को हाफ हाफ कट कर लिया ताकि दोनों बुकों में इक्वल यूज़ हो जाए।
और इस तरह से करने के बाद आपने इसको जो है ना नीचे से ट्रिम कर देनी है, इसकी जितनी भी स्टेम्स है ना, एक्स्ट्रा स्टेम्स, उसको हम कर देंगे ट्रिम। और ट्रिम करने के बाद जो है ना, ट्रिम मैं बाद में कर दूँगी, वैसे पहले हम इसको अच्छी तरह से टाई कर लेते हैं। मैंने रिबन तो बांधना था, लेकिन मैं चाहती थी कि एक दफ़ा बुके जो है ना वो मेरा अच्छी तरह से ना फिक्स हो जाए, ठीक है, ताकि वो हिले ना। तो मैंने क्या किया, जूट की जो रस्सी होती है ना, उससे मैंने अपने बुके के इर्द गिर्द जो है उसके ना बाद मैंने यूएचयू की लगाया हेल्प से ऊपर सारा रिबन, अच्छी और तरह रिबन से से इस तरह फोल्ड टाई कर बनाने दिया। के बाद मैंने लगा दिया स्टोन। कोई भी स्टोन, मतलब मैंने मार्केट से गई और मार्केट जाके ना मैंने कोई भी, आप मतलब ये जो जहाँ से आपको लेस वगैरह या अपने जो हम स्टिचिंग वगैरह करते हैं ना, उस मार्केट से ये स्टोन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो मैंने इसी मेथड से जो है ना सेकंड बुके भी बनाया, ठीक है। सेम पहले मैंने बेबी ब्रेड फ्लावर्स पे ली, फिर उसको मैंने जूट रिंग से अच्छी तरह से टाई किया। उसके बाद ऊपर जो है वो मैंने रिबन लगाया। रिबन मैं आपको बता दूंगी आपने किस तरह से लगाना है। मैंने रिबन ना ग्लू से लगाया था, इसकी मैंने वो नहीं बनाई थी, नोट नहीं की थी। मैंने इसको एक दफ़ा नोट करके, तो जो सेकंड टाइम था ना वो मैंने इस तरह से यूएचयू की हेल्प से लगाई थी पहला, और फिर दूसरा, और फिर सेंटर में इसको कट करके, और जो एक्स्ट्रा स्टेम्स थी उसको भी कट कर देना है। और मेरा जो है ना दोनों बुके मेरे तैयार थे। अच्छा ये जी, अब यहाँ पे जो है ना मैंने करना था, कलर भी करना था। अच्छा, यहाँ पे कलर बनाने का मेथड यही है कि हमारा जो वर्निश होता है ना, उस वर्निश के अंदर मैंने फ्लोटिंग पाउडर को ऐड करना है, ठीक है। और फ्लोटिंग पाउडर को ऐड करने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा रख देना, मतलब ये है कि हमारा मिक्सचर ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, ठीक है, थिक होना चाहिए थोड़ा। तो अगर थोड़ा सा थिन भी है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए। ये होगा कि वर्निश जो होगा ना थोड़ा सा वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने से ये होगा कि आराम से जो है ना हमारा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा मिक्सचर, और टेक्सचर और आराम से होगा। अगर बहुत बारीक पतला वाला आप लगाएंगे ना, थिन होगा, तो वो लगाने का ये नुकसान सबसे ज़्यादा होगा कि वो आराम से साथ साथ ना गिरना शुरू कर देगा। तो अभी मैं जब लगा रही थी तो मुझे लगा अभी जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, फिर मैंने थोड़ा सा स्टे किया, फिर मैंने दोबारा लगाना शुरू किया था, ठीक है। और इस तरह से जो है ना सारे जो क्रश ग्लास है उनको मैंने कलर कर दिया। कलर करने के बाद उसके ऊपर मैंने बुके रखा। बुके को मैंने अच्छी तरह से यूएचयू से या किसी भी ग्लू गन से आपने उसको ना अटैच कर देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिंग बॉक्स है ना वो मुझे थोड़े खाली खाली लग रहे थे। रिंग बॉक्स के अंदर मैंने सारे पर्ल्स डाले। अच्छा जी, तो सारे पर्ल्स डालने के बाद ना अभी भी थोड़ा मुझे खाली खाली सा लग रहा था। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर के रिंग बॉक्स बना के क्लाइंट को दिए, फिर क्लाइंट खुश हो गई और मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सब अब इसी मेथड से सर्दियों में रेज़न यूज़ करना, आपकी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना, ठीक है। अभी इसकी फ़ाइनल लुक नहीं थी, फ़ाइनल लुक मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसकी फ़ाइनल लुक में मैंने जो है ग्रीन कलर के रिंग बॉक्स ऐड किए थे, ठीक है, पर्ल्स के सेंटर में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ग्रीन कलर के ही ज़्यादा अच्छे लगने थे ऑब्वियसली, क्योंकि वाइट और गोल्डन तो बाकी थीम हो गई थी।